नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद कुमार शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शाक्य के चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है साझेदारी से संबंधित, यानी साझेदारी का परिचय, जिसके अंदर हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे साझेदारी की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे साझेदारी की विशेषताएँ, जिसमें हमने एक विशेषता कंप्लीट कर ली थी, साझेदारी की विशेषताएं। तो प्यारे साथियों, ये हमारा पॉइंट चल रहा है साझेदारी की विशेषताएं। तो ये हमारी हेडिंग साझेदारी की विशेषताएं, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था जिसका नाम था हमारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ लिया था, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो ये पॉइंट था हमारा पहला इसकी विशेषता का कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो जब भी साझेदारी की जाती है तो उसमें कम से कम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए, क्योंकि अगर दो से कम व्यक्ति होंगे तो वह साझेदारी नहीं कहलाएगी। इसके बारे में जो मैंने डिटेल से है जो आपको पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया वो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जाके, उसके बाद आप इस वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हैं, जिससे आपको पिछला जो मैंने कराया वो भी कवर हो जाएगा और आगे की भी यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और वो भी सबसे पहले। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर आगे हम बात करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना। तो नंबर 2 पर हम हेडिंग लगाएंगे साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना। समझौता या अनुबंध होना। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना। तो अब देखिए दूसरे पॉइंट के अंदर क्या कहता है, तो आप यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे इसको समझते हैं। देखिए अब ये क्या कहता है कि साझेदारी का जो जन्म है वो समझौते के द्वारा होता है, अतः साझेदारों के मध्य समझौना होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साझेदारी का जन्म, हम पढ़ रहे हैं साझेदारी के बारे में, तो साझेदारी का जन्म समझौते द्वारा होता है। साझेदारी का जो जन्म है वो समझौते द्वारा होता है, अतः साझेदारों के मध्य समझौता होना, क्या होना, समझौता या जिसे अनुबंध कहते हैं समझौता होना आवश्यक है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे कहता है कि जो साझेदारी का जन्म है वो समझौते द्वारा होता है, अतः साझेदारों के मध्य समझौता होना आवश्यक है। यानी जो साझेदारी का जो जन्म है वो किसके द्वारा होता है, समझौते के द्वारा होता है। इसलिए जो साझेदारों के मध्य समझौता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके मध्य समझौता नहीं होगा तो साझेदारी का यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, जन्म नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं हम। देखिए कि समझौता जो है वो क्या हो सकता है, लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। तो यानी कि जो समझौता हो सकता है वो क्या हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समझौता जो है, यानी साझेदार के मध्य समझौता लिखित या मौखिक भी हो सकता है। लिखित या मौखिक हो सकता है, यानी कि जो साझेदार के मध्य समझौता है वो क्या है, लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे क्या हो सकता है, समझौता हो सकता है, चाहे वो लिखित में हो सकता है, चाहे वो किस में हो सकता है, मौखिक रूप से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए लिखित समझौता उचित रहता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, क्योंकि वे ये क्या होते हैं, साझेदार मनुष्य होते हैं। तो लेकिन कहता है कि भविष्य में किसी भी, तो इनमें क्या हो सकता है, विवाद। तो भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए, किसी भी विवाद
से बचने के लिए भविष्य में किसी भी विवाद से क्या करने के लिए, बचने के लिए लिखित समझौता उचित रहता है। कौन सा? लिखित समझौता उचित रहता है। लिखित समझौता उचित रहता है। तो भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए, क्योंकि अब देखो साझेदार जो होते हैं वो क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं, और मनुष्यों में क्या होती है, विवाद की प्रकृति पाई जाती है। वैसे तो वो क्या हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें क्या हो सकता है, भविष्य में कभी भी विवाद भी हो सकता है। तो उस विवाद से बचने के लिए क्या है कि जो साझेदारों के मध्य जो समझौता है वो लिखित में होना जरूरी है। यानी कि वैसे तो मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित में अगर वो समझौता हो जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि साझेदारों के मध्य जो समझौता है वो लिखित या मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन भविष्य में विवाद से बचने के लिए जो समझौता है वो लिखित में होना क्या रहता है, आपका उचित रहता है। आगे बात करते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार। तो अब ये जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की जो धारा है वो 5 क्या कहती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम। भारतीय, आप साथ ही साथ यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मैटर आपको मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा कितने के अनुसार, 5 के अनुसार। तो प्यारे साथियों, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, तो अनुबंध अधिनियम की 5 जो धारा वो क्या कहती है, धारा 5, तो ये कहता है कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। तो ये जो भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार क्या कहता है कि जो साझेदारी का जन्म है, तो साझेदारी का जन्म, जो साझेदारी का जन्म है, यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम क्या कहता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम कहता है कि जो साझेदारी का जन्म है, यानी साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। किससे होता है, अनुबंध, अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं, किसी स्थिति के कारण नहीं। यानी कि जो साझेदारी का जो क्या है कि जन्म है वो अनुबंध से होता है, किसी स्थिति, अपने कहते हैं कि कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके कारण क्या हो जाए, साझेदारी हो जाए, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ये जो साझेदारी है वो किसी अनुबंध के कारण होती है। यानी कि जब दो पक्षकारों के मध्य क्या हो जाता है, किसी भी कार्य को करने के लिए जब दोनों में क्या हो जाता है, अनुबंध हो जाता है, तो अनुबंध के द्वारा ही क्या होता है, साझेदारी का यहाँ पे जन्म होता है। तो ये कहता है कि जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 है, तो वो यही बात कहती है कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। आगे कहता है कि बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म नहीं हो सकता। आगे हम इसी में लिख सकते हैं कि बिना ठहराव के, बिना ठहराव, बिना ठहराव के साझेदारी का, बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म नहीं हो सकता है, जन्म नहीं हो सकता है। बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म नहीं हो सकता, यानी कि पक्षकारों के मध्य ठहराव का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक क्या है, पक्षकारों के मध्य ठहराव नहीं होगा तो बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म भी नहीं हो सकता। आगे अब हम बात करते हैं, देखो इसके अंदर कि केवल दो पक्षकार द्वारा मिलकर कारोबार करने मात्र से ही वे साझेदार नहीं बन जाते। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि केवल दो पक्षकारों द्वारा मिलकर कारोबार करने मात्र से, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, केवल दो पक्षकारों के, केवल दो पक्षकारों के मिलकर कार्य करने से, मिलकर कार्य करने से
केवल दो पक्षकारों के मिलकर कार्य करने से ही वे साझेदार नहीं बन जाते, ही वे साझेदार नहीं बन जाते, नहीं बन जाते। केवल दो पक्षकारों के मिलकर कार्य करने से ही वे क्या नहीं हो जाते, साझेदार नहीं बन जाते हैं। इसी प्रकार साझेदारी का जन्म कानून के प्रभाव से जाते हैं। इसी प्रकार साझेदारी का जो जन्म है, इसी प्रकार साझेदारी का जन्म, साझेदारी का जन्म कानून के प्रभाव से, कानून के प्रभाव से, इसी प्रकार जो है साझेदारी का जन्म कानून के प्रभाव से तथा उत्तराधिकार से भी नहीं होता है, प्रभाव से तथा उत्तराधिकार से, उत्तराधिकार से भी नहीं होता है, नहीं होता है, उत्तराधिकार से भी नहीं होता है। यह तो केवल ठहराव से ही उत्पन्न होता है, यह तो केवल ठहराव से ही, यह तो केवल ठहराव से ही उत्पन्न होता है। यह तो केवल किससे, ठहराव से ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं वापस हम कि ये कहता है कि साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना। ये है साझेदारी की दूसरी विशेषता कि साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना। तो ये कहता है कि जो साझेदारी का जन्म है वो समझौते द्वारा होता है। किसके द्वारा, समझौते द्वारा। अतः साझेदारों के मध्य समझौता होना आवश्यक है। क्या होना, समझौता होना आवश्यक है। अब ये जो समझौता है वो लिखित में भी हो सकता है और मौखिक में भी हो सकता है। तो समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन भविष्य में किसी भी विवाद से, देखो भविष्य में क्या हो सकता है, कोई भी यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए लिखित समझौता उचित रहता है। कौन सा, लिखित में समझौता होना उचित रहता है। आगे कहता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, तो जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसकी धारा जो 5 है वो क्या कहती है, ये कहते हैं कि साझेदारी का जो जन्म है वो अनुबंध से होता है। किसके द्वारा, जो साझेदारी का जन्म है वो अनुबंध के द्वारा होता है, न कि मतलब किसी स्थिति के कारण नहीं। कोई स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उस स्थिति के कारण क्या है, साझेदारी का जन्म नहीं होता। आगे कहता है कि बिना ठहराव के साझेदारी का जन्म नहीं हो सकता। यानी साझेदारी जो होती है वो ठहराव से ही होती है, यानी पक्षकारों के मध्य ठहराव का होना जरूरी है। जब तक पक्षकारों के मध्य ठहराव नहीं होगा तो साझेदारी का यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, जन्म नहीं हो सकता। आगे कहता है केवल दो पक्षकारों के मिलकर कार्य करने से ही वे साझेदार नहीं बन जाते। यानी कि अपने अगर कहें कि दो पक्षकार जो हैं वो मिलकर जब क्या है कोई कार्य करने लग जाते हैं जिससे वो क्या माने जाएं, साझेदार माने जाएं, तो उसे हम यहाँ पे साझेदार नहीं कह सकते या साझेदारी नहीं कह सकते। तो कहता है बन जाते हैं। ये कहता है कि केवल दो पक्षकारों के मिलकर कार्य करने से ही वे साझेदार नहीं बन जाते। इसी प्रकार साझेदारी का जन्म कानून के प्रभाव से ही, अपने कहे कि कानून के द्वारा क्या कर दिया जाए, अगर साझेदारी यहाँ पे स्थापित कर ली जाए, तो ऐसा भी नहीं होता। यानी कानून के प्रभाव से भी क्या है, साझेदारी का यहाँ पे जो है वो जन्म नहीं होता, साझेदारी की स्थापना नहीं होती। आगे कहता है कि इसी प्रकार साझेदारी का जन्म कानून के प्रभाव से तथा उत्तराधिकार से भी नहीं है। यानी अपने कहें कि कोई भी व्यक्ति अपना उत्तराधिकार जो है, यानी अपने जो अधिकार है वो किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दे जिससे क्या हो जाए, साझेदारी की स्थापना हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होता। यानी उत्तराधिकार से भी नहीं होता। यह तो केवल ठहराव से ही उत्पन्न होती है। यानी जो साझेदारी है वो जब पक्षकारों के मध्य क्या हो जाता है, ठहराव होता है, तो उस ठहराव से ही यहाँ पे क्या होता है, साझेदारी का यहाँ पे जन्म होता है। तो ये था हमारा पॉइंट, साझेदारों के मध्य लिखित या साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना। तो साझेदारों के मध्य क्या होना जरूरी है, समझौता या अनुबंध होना जरूरी है। इसके बाद बात आती है, देखो अगला पॉइंट हम बात करेंगे तीसरा जो है वो लाभों का विभाजन। तो यहाँ पे इसके बाद अब बात करते हैं हम लाभों का विभाजन। यानी कि जब साझेदारी की जाती है तो उसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो हम पॉइंट लिखना चाहेंगे यहाँ पे लाभों का विभाजन। तो क्या उनका विभाजन होना जरूरी है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो आगे देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट है लाभों का विभाजन। नंबर 3, लाभों का विभाजन। विभाजन का मतलब होता है बंटवारा करना।
तो लाभों का विभाजन। तो प्यारे साथियों, बात आती है यहाँ पे लाभों का विभाजन की। तो लाभों का विभाजन में हम लिखेंगे यहाँ पे कि साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना व उसे साझेदारों के मध्य बांटना होता है। यानी कि जब भी साझेदारी की जाती है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य, साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे साझेदारों के मध्य, साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे साझेदारों के मध्य वितरित करना है, तथा उसे साझेदारों के मध्य वितरित यानी बांटना है, साझेदारों के मध्य वितरित करना है। तो साझेदारी का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है? लाभ कमाना और उसे साझेदारों के मध्य वितरित करना यानी बांटना होता है। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो अर्थात परोपकार करना हो, कानूनी रूप से साझेदारी नहीं हो सकती। साझेदार का लाभ, अब देखो यहाँ पे कहता है कि कोई अगर संस्था क्या करती है, यहाँ पे यदि किसी संस्था द्वारा परोपकारी कार्य किया जाता है, परोपकारी कार्य यानी कि बिना लाभ के परोपकारी कार्य किया जाता है, तो वह साझेदारी नहीं होगी। यानी वो क्या नहीं होगी? साझेदारी। यदि किसी संस्था द्वारा परोपकारी कार्य किए जाते हैं यानी बिना लाभ के कोई कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या नहीं कहेंगे? साझेदारी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि साझेदारी का जो प्रमुख उद्देश्य है उसका लाभ कमाना व उसे अपने साझेदारों के मध्य वितरित करना यानी बांटना होता है। तो ये कहता है कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो अर्थात परोपकार करना हो यानी कि जनता की सेवा करना हो, कानूनी रूप से साझेदारी नहीं हो सकती। यानी उसे हम क्या नहीं कह सकते? कानूनी रूप से यहाँ पे साझेदारी नहीं कह सकते। आगे कहता है कि साझेदार का लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है परंतु हानि में हिस्सा होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, देखिए कि साझेदार का कि जो साझेदारी के अंदर साझेदार होता है तो साझेदार का लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है। साझेदार का किसमें? लाभ में हिस्सा होना, लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है, हानि में हिस्सा होना महत्वपूर्ण नहीं। तो यहाँ पे कहता है कि जो साझेदार होते हैं उनका जो है लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो साझेदारी की जाती है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। इसलिए जो साझेदार है उनका लाभ में हिस्सा होना तो ज़रूरी है, लेकिन हानि में उनका हिस्सा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि हानि में हिस्सा होना महत्वपूर्ण नहीं है। तो साझेदारों का लाभ में हिस्सा होना ज़रूरी है, हानि में हिस्सा होना कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। वो कैसे होगा कि जैसे मान लो अवयस्क साझेदार का केवल फर्म के लाभों में हिस्सा होता है, हानियों में नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें कि अवयस्क साझेदार की, अवयस्क का मतलब क्या होता है? तो अवयस्क साझेदार, अवयस्क का मतलब होता है जो 18 साल से क्या होता है? 18 वर्ष से जिसकी आयु कम होती है। तो अवयस्क साझेदार का लाभ में हिस्सा होना जरूरी है किंतु, यानी अवयस्क साझेदार का लाभ में हिस्सा होना जरूरी है लेकिन हानियों में नहीं, किंतु हानियों में नहीं। तो जो अवयस्क साझेदार होता है उसका लाभ में हिस्सा होना जरूरी है किंतु हानियों में उनका हिस्सा होना कोई ज़रूरी नहीं है। आगे कह सकते हैं विपरीत अनुबंध के अभाव में हानियों को भी लाभों के अनुपात में बांटा जाए। अब क्या होता है, कई बार अगर हानि हो जाती तो यहाँ लिख सकते हैं विपरीत अनुबंध के अभाव में, विपरीत अनुबंध
के अभाव में, विपरीत अनुबंध के अभाव में हानियों को भी, अब हानियां हो जाती हैं तो हानियों को लाभों के अनुपात में, हानियों को लाभों के अनुपात में बांट लिया जाता है। अगर मान लो कहता है कि विपरीत अनुबंध का मतलब अगर लाभों को बांटने का अगर उनका अनुबंध है तो हानियों को भी बांटने का अनुबंध होगा। तो जब बात आती है हानियों को बांटने की, तो हानियों को जो बांटा जाए वो किसके, तो विपरीत अनुबंध के अभाव में हानियों को भी लाभों के अनुपात में, किसमें, लाभों के अनुपात में बांट लिया जाता है। तो विपरीत अनुबंध के अभाव में जो हानियाँ होती हैं उन्हें भी लाभों के अनुपात में, जो लाभ का अनुपात होता है और उसी अनुपात में हानियों को भी यहाँ पे बांट लिया जाता है। तो ये था हमारा पॉइंट कौन सा, नंबर 3, जिसका नाम था लाभों का विभाजन। तो जिसके बारे में मैंने आपको पूरा यहाँ पे डिटेल से समझा दिया। तो अब बाकी जो विशेषताएं वो हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसके अंदर बात करेंगे, जो नंबर 4 व्यवसाय का होना या आगे और जो विशेषताएं उनके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए इस वीडियो के अंदर जुड़े रहने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।